50 क्वेश्चंस हैं। क्या कर लेते हैं? लाओ बताओ, रेस दिया था क्या? मॉड्यूल दिया था, लाओ मॉड्यूल दो। एन फैक्टर निकालना आ गया? एन फैक्टर क्या होता है? टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जितना भी स्पीशीज है, कितना भी बड़ा हो, उसमें जितने भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, उन सभी के टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। या तो वो सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे या सारे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे, उन सब का क्या करना है? सम करना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लूज करें और कुछ गेन करें, तो भी सम करना है। कब तक? जब तक उनका सम 0 नहीं आ जाता है। अगर उनका सम 0 आ जाता है, दैट मीन्स वो एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो उसका एन फैक्टर क्या लेंगे? या तो लॉस या फिर गेन। बाकी हर केस में जितने भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और जितने भी गेन, अगर सारे लूज कर रहे हैं तो सब टोटल कर लो, सारे गेन कर रहे हैं सब टोटल। अगर कुछ लूज कुछ गेन कर रहे हैं तो भी टोटल करना है। नेट एक्सचेंज हमें चेक करना चाहिए। और एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। और एक स्पेक्टेटर स्पीशीज होता है। स्पेक्टेटर मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, बस वो उस रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, लेकिन कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होता है। तो ऐसे स्पीशीज का एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें हाफ रिएक्शन मेथड यूज करना चाहिए, यानी रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, ये कैमरा कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, एक साइड हो गया। नालायक, बहुत बढ़िया, बस छोड़ दे, बस बस बस, गदाधारी भीम। S1 में कहां तक हो गया डिस्कस? पहले 10 तक हो गया। 11th बताओ। 11th है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, इसमें भी तुम्हारा टोटल लॉस और गेन सेम आ रहा होगा। NH4 होल्ड वाइज Cr2O7, यानी इसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 11 S1 का। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया पक्का? क्वेश्चन नंबर 13 एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन मतलब ये हो गया नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन, रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वर्ड है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाइट्रेशन। यहां रिएक्शन ले लो इसको। 13 देखो, 13 मैंने शुरू से कहा कि मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, चाहे ये रिडॉक्स हो, ये सब केमिकल रिएक्शन की कैलकुलेशन है। इनको केमिकल कैलकुलेशंस भी बोलते हैं। ये तब तक नहीं हो पाएंगी जब तक हम रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4? H2SO4 है 5 ग्राम कॉपर 2 कार्बोनेट CuCO3।
जब भी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो हमें इसको प्रोडक्ट के लेवल पर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि H2SO4 एक एसिड है और इसका एन फैक्टर 2 आएगा। कॉपर कार्बोनेट एक सॉल्ट है और सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे आता है? टोटल कैटायनिक या फिर एनायनिक चार्ज कितना आएगा? जब भी रिएक्शन होता है हमेशा इक्वल इक्विवेलेंट में होता है, तो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ये हो जाएगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में आएगा, और ये होगा मोल। मोल के लिए कॉपर कार्बोनेट का मोलर मास कितना है? 63.5 प्लस 60, 123.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां से वॉल्यूम आ जाएगा। तो नॉन रिडॉक्स में प्रोडक्ट साइड जाने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी जो है वो है काम रिएक्शन को लिखने का। 14 बताना है क्या? An aqueous solution of 6.3 ग्राम of oxalic acid dihydrate, oxalic acid dihydrate है H2C2O4.2H2O। ये 6.3 ग्राम दिया, तो 6.3 को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो ये 1/20 मोल्स आ जाएगा, 1/20 मोल आएगा। और इसका वॉल्यूम 250 ml कर दिया, और इसमें से कितना निकाला? ओनली 10 ml सॉल्यूशन इज टेकन। अब मुझे ये बताओ, ये जो इसके मोल हैं 1/20, वो पूरे 250 ml में है ना? भाई शरबत है, उसमें तुमने शक्कर को घोला, 10 ग्राम शक्कर को 1 लीटर पानी में घोल दिया। अब तुमने मान लो 1 चम्मच निकाला पानी उसमें से, तो शक्कर पूरी बाहर आ जाएगी क्या? वो तो होमोजेनस मिक्सचर है ना, तो जितना रेशो होगा उस रेशो के अकॉर्डिंग आ जाएगा बाहर। तो 250 ml में पूरा 1/20 ml है, 1/20 मोल है, और तुमने केवल 10 ml लिया, तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड आएगा बाहर वो कितना आएगा? क्या पूरा 1/20 मोल आ जाएगा? कैसे करेंगे? 250 में इतना, तो 10 में कितना? तो 250 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका रिएक्शन किससे करवाया भैया? NaOH से। NaOH का नॉर्मेलिटी दे रखा है, जब नॉर्मेलिटी देते हैं तो एन फैक्टर की जरूरत नहीं है, और इसका वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। इसका एन फैक्टर कितना है? इसका 2 कैसे आया? 2 एसिडिक हाइड्रोजन। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ, 1/20 इंटू 1/250 इंटू 10 इंटू 2 इक्वल टू होगा 0.1 इंटू वी। यहां से वॉल्यूम लीटर्स में आ जाएगा। वॉल्यूम किस में आएगा? लीटर्स में। क्वेश्चन नंबर 15, 16, तेज बोलो, 17, 18, 19, डाउट है? 19 देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 19 ग्राम मिक्सचर। हमारे पास 19 ग्राम मिक्सचर है, 19 ग्राम मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है भैया? Na2CO3 का है और NaHCO3 का है। इक्विमोलर, इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल क्या है? सेम है। तो क्या हम A निकाल सकते हैं क्या? मास 19 है, A मोल है, तो ये 106 A इसका मास हो जाएगा। इसका मोलर मास 106 है और इसका 84 है, यानी A हो जाएगा 1/10। यानी हमें पता चल गया Na2CO3 है 1/10 मोल और ये NaHCO3 भी है 1/10 मोल। अब ये कह रहा है कि इसका रिएक्शन किसके साथ किया? 0.1 नॉर्मल HCl। अब ये बताओ 0.1 नॉर्मल HCl से कौन रिएक्ट करेगा? दोनों। Na2CO3 जब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। इस HCl का एन फैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है। Na2CO3 एक सॉल्ट है, इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 2।
और वैसे भी लिख लो तो ज्यादा सही है, H2CO3 बनता है प्लस 2 NaCl बनता है। यहां से NaHCO3 का एन फैक्टर कितना, 1। 1 कैसे आया, इससे देख लेंगे। तो एन फैक्टर 1 ये बनता है H2CO3 प्लस NaCl। HCl है, दोनों रिएक्शन में HCl का एन फैक्टर सेम है, अलग अलग है। तो अगर ये 1/10 मोल है तो ये 2/10 इक्विवेलेंट हो गया। अगर ये 1 एन फैक्टर 1 और 1/10 मोल है तो ये 1/10 इक्विवेलेंट हो गया। तो ये 2/10 इक्विवेलेंट यूज होगा, ये कितना 1/10। क्या दोनों के इक्विवेलेंट को जोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि HCl का एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है। तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा, 2/10 प्लस 1/10। और ये किसके बराबर होगा, HCl का नॉर्मेलिटी इंटू इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम पूछा है, हो जाएगा। वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर्स में। क्वेश्चन नंबर 20, H3PO4 is a tribasic acid and one of its salt is NaH2PO4। रिएक्शन किसका करा रहा है, NaH2PO4 का, किसके साथ, NaOH के साथ। और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na3PO4 प्लस H2O। NaH2PO4 इसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम इन ml, और इसका नॉर्मेलिटी दे रखा, नहीं मोलैरिटी दे रखा है। NaH2PO4 का 12 ग्राम दे रखा है, 12 ग्राम। इसका मोलर मास होता है 120, तो वापस से 1/10 मोल है। इसका एन फैक्टर कितना, 2 एसिडिक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट किया, इसका एन फैक्टर 1। 1/10 इंटू 2, 1 इंटू 1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में आएगा ये, तो वॉल्यूम आएगा 1/5 लीटर, लेकिन मिलीलीटर में पूछा है तो 1000/5 मिलीलीटर। 21, 22, 22 का, अब 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। रुको ना, H2O2 सॉल्यूशन है, लिबरेट्स 0.508 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो H2O2 लिक्विड है भैया, ये कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, और साथ में ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड 0.508 ग्राम। तो ये हो जाएगा 2/1000 मोल, नहीं 0.508 ग्राम आयोडीन। क्या कर रहा हूं मैं, इसका रिएक्शन करवाया H2O2 का, किसके साथ करवाया, H2O2 मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, -1 Ki के साथ करवाया, -1। ये I2 में लिबरेट हुआ और ये लूज कर रहा तो ये गेन करेगा, तो H2O में कन्वर्ट होगा ये। इसका एन फैक्टर 2 होगा, इसका एन फैक्टर भी 2 होगा, 0 से -1। अब कह रहा है ये 5 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन है और 0.508 ग्राम आयोडीन दिया, तो ये हो जाएगा 2/1000 मोल। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए इसका मोलैरिटी पता होना चाहिए ना, और इसका वॉल्यूम दे रखा है 5 ml। दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल करो, तो ये 2 मिलीमोल लिख सकते हैं क्या, तो यहां से दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू 5, और ये 2 इंटू 2। तो यहां से इसका मोलैरिटी आएगा H2O2 का 2/5। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 11.35 इंटू मोलैरिटी 2/5। ये आंसर नहीं आ रहा, ओ 11.2 यूज किया है, बहुत ही गलत बात किया है। ट्वेंटी टू हो गया, स्क्रीन ब्लर आ रहा है क्या, मेरे को तो सही लग रहा है। ब्लर है,
इसका क्या इलाज है? अरे यार तुम लोग बताते नहीं, चाय आई हुई। गए नालायक ना, जलते हो ना तुम लोग। यार वो रिमोट। अब तो ठंडी हो गई होगी यार ये ना। क्या गरम करवा लें? बहुत ही ठंडी है। हम्म। कुछ हुआ? क्या? मुझे तो इसमें खराब लग रहा है, कह रहे हैं अब सब सही है। तुमने मेरी एक चाय का नुकसान करवाया नालायको। हैं? पाप लगेगा, पाप। अगला बताओ। 24। इंग्लिश आती है ना हम लोगों को। 20 ml of H2O2 after acidification with dilute H2SO4। H2O2 है 20 ml। H2SO4 सिर्फ मीडियम है एसिडिफाइड करने के लिए। इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं? KMNO4 से, +7 और एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 ऐड कर दिया। KMNO4 है 30 ml, N/12 यानी 1/12 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी दे रखा है। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज, ये +7 से +2 जाएगा ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसको क्या करना चाहिए? तो ये O2 बनेगा, तो इसका इन फैक्टर 2 आएगा। इसका स्ट्रेंथ पूछा है तो मोलैरिटी निकालो, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर लो। 20 इंटू 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O2, 30 इंटू 1/12। यहां से मोलैरिटी ऑफ H2O2 कितना आएगा? कितना? 1/60, 16 मोल पर लीटर। अब उसने स्ट्रेंथ पूछा है तो स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं पूछा। क्या पूछा है? स्ट्रेंथ। तो मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 34 से मल्टीप्लाई करो। तो 34 क्या होता है? मोलर मास किसका? H2O2। देखो आंसर ग्राम पर लीटर में होगा। उसने वॉल्यूम स्ट्रेंथ थोड़ी बोला है, स्ट्रेंथ बोला है। 25। हाँ जी। अरे भैया कर रहा हूं ना, नाराज क्यों हो रहा है? इट रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ 1 मोलर Ce+4, Ce+4 40 ml 1 मोलर टू टाइट्रेट 20 ml 1 मोलर Sn+2। Sn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Sn+4 में। तो Ce मान लो X में कन्वर्ट होता है। +2 से +4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो ये क्या कर रहा होगा? एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो किस में से किसको घटाएंगे? 4 में से X को या X में से 4 को? किस में से घटाया तूने नालायक? तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 4 - X। अब ये तो सिंगल है सारे, अगर यहाँ कुछ और मल्टीप्लायर होता है इसका तो उससे भी मल्टीप्लाई करते ना, तो जो एन फैक्टर का रूल है वही लगेगा एज इट इज। इसका एन फैक्टर है 2, मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। 1 × 4 - X मल्टीप्लाइड बाय 40 इक्वल टू 1 × 2 × 20। ये तो इजी सवाल है।
उसके बाद 26, 27, 28, 28, हाँ 28 देखो, तुम्हारे पास है 1 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, 1 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें H2O2 जो है, मास ऑफ H2O2 वो है 1 का x%, 1 का x% H2O2 बाय मास, यानी H2O2 जो है उसका मास हमें पता है x बाय 100 ग्राम, यानी x बाय 3400 मोल है H2O2, requires x ml, it requires x ml KMnO4 solution for complete oxidation under acidic condition। इसका नॉर्मेलिटी निकालना है, +7 से जाएगा +2, -1 से जाएगा 0, इसका एन फैक्टर आएगा 2, इसके एन फैक्टर की जरूरत नहीं है, तो मोल इंटू एन फैक्टर इसके इक्विवेलेंट हो गए, इसका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 कितना हो जाएगा, 2/3.4, यानी 20/34, ठीक है। 29, 29, 29 के बाद 30, 31, 31, एक ने तो हाथ परमानेंट खड़ा कर रखा है 30, 30, 30 देखो, तूने नालायक 30 बोला ना अभी, मेटेलिक टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl मीडियम है, is oxidized by K2Cr2O7 +6 10 0 to stanic chloride SnCl4। K2Cr2O7 नहीं देगा, किसमें कन्वर्ट हुआ है, स्टैंडर्ड है ना, किसमें जाएगा, Cr+3, और मीडियम के लिए HCl दे रखा है, इसका एन फैक्टर 4, इसका एन फैक्टर 6, उसने दिया डेसी नॉर्मल क्या होता है 1/10 नॉर्मल, तो एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, वॉल्यूम 11.9 ग्राम, तो 1/10 मोल हो जाएगा, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल करो, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 4 शुड बी इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर में, 4 लीटर आंसर। K2Cr2O7 का नॉर्मेलिटी दे रखा है ना, तो एन फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, एन फैक्टर की कोई भी जरूरत नहीं है। थर्टी टू पक्का, 32, 32 देखो, 32, 0.4 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 सॉल्यूशन +7, 0.4 मोलर completely reacts with 0.05 molar FeSO4 solution in acidic condition. The volume of FeSO4 used is 50 ml. ये +2 से किस में जाएगा, +3 में, इसका एन फैक्टर 5, इसका एन फैक्टर 1, पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर दें क्या, तो 0.4 इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 0.05 इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, मिलीलीटर में आ जाएगा वॉल्यूम। फिर से बता दो, 21 से लेकर 32 में कोई डाउट,
21 से लेकर 32, 18। तुम्हारे पास एक मिक्सचर है, उसमें NaOH का 1 मोल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल है। इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं? 0.2 मोलर H2SO4 के साथ। सबसे पहले देखकर बताओ कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है? नॉन रिडॉक्स, तो इसमें इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, तो इसके कितने इक्विवेलेंट? तो H2SO4 भी 1 इक्विवेलेंट यूज होगा, इसके 4 इक्विवेलेंट, तो ये भी 4 इक्विवेलेंट, तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना होगा? कितना? 5। और इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी इंटू इसका एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम 5। तो वॉल्यूम किस में आएगा? लीटर में। कितना हो गया? 50/4, 12.5 लीटर। 21 से लेकर 32 में और कोई डाउट? एन फैक्टर निकालने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो एन फैक्टर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो ये चैप्टर ही नहीं आता है तुम्हें। इस चैप्टर में एक ही काम की चीज है, वो क्या है? बाकी तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो सभी बोल देते ना कि इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं। तो अगर एन फैक्टर नहीं आता है तो ये चैप्टर भूल जाना। वैसे भी सारे चैप्टर किसके स्ट्रांग होते हैं? होते हैं क्या? तुम लोग भी इनकी बातों में आने लग गए ना, ये तो मूर्ख हैं, गधे पागल। एक्सरसाइज O1, O1 नहीं दिया था? तू पता है, चुनाव लड़ लेना, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, कॉलेज में जाना ना, तुम अब प्रेसिडेंट के लिए लड़ना पहले, तो बाहर निकल के कोई पार्टी पार्टी तू खुद की बना यार, क्या ज्वाइन क्यों करे, किसी को पीछे क्यों जाएगा? मतलब आईटी से निकलने के बाद भी लालू यादव, ये सही है। सोच बड़ी है तुम लोगों की ना। ये आईटी से सर लालू यादव कौन IITN? S2 में बताओ, क्वेश्चन नंबर 4। 5, 5 देखो, कोई बात नहीं। एक मिक्सचर है, किस किस का है? KHC2O4 और साथ में कौन है? H2C2O4। ये है तुम्हारा 1 मोल, ये है तुम्हारा 2 मोल। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं? KMnO4 के साथ। 0.4 मोलर KMnO4 के साथ। इसका वॉल्यूम पूछा है। KMnO4 के साथ रिडॉक्स या नॉन रिडॉक्स? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर MnO4 माइनस एक्टिंग स्पीशीज है, तो यहां एक्टिव स्पीशीज ऑक्सिलेट है। तो पहला रिएक्शन क्या होगा? ये जो KHC2O4 है, ये किससे रिएक्ट करेगा? KMnO4 से। किस में कन्वर्ट होगा? CO2 प्लस Mn+2। एसिडिक मीडियम तो यहीं से आ जाएगा। उसके बाद ये जो H2C2O4 है, this also reacts with KMnO4, is converted in CO2 and Mn+2. This is Mn+7। N फैक्टर जो KMnO4 है, दोनों में सेम है, ठीक है? ये +3, दिस इज +3, ये +4, ये +4। ये 1 मोल है, दिस इज 2 मोल। नाउ दिस इज 4 इक्विवेलेंट, तो ये भी कितना होगा? 4 इक्विवेलेंट। दिस इज 2 इक्विवेलेंट्स, तो ये भी कितना होगा? 2 इक्विवेलेंट्स। क्या दोनों के इक्विवेलेंट को ऐड कर सकते हैं?
तो टोटल इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 हो जाएंगे 4 + 2 6। और कैसे निकालते हैं इसको? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आएगा? तो 6/2 वॉल्यूम 3 लीटर है। देखो आंसर, वॉल्यूम इज 3 लीटर। सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 हो गया। सच बोलते हैं अपन। 9th नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कैलकुलेट द मिलीमोल्स ऑफ Br2 प्रोड्यूस। Br2 प्रोड्यूस हो रहा है when 10 ml of 0.1 molar 0.1 molar BrO3 minus reacts with excess of Br minus। ये excess है, अगर ये excess है तो ये क्या हो जाएगा? Lr। Br +5 है और ये 0 है, तो इसका n फैक्टर कितना? लेकिन ये Br2 0 से Br माइनस और 0 से BrO3 माइनस, इसका n फैक्टर N1 N2 अपॉन N1 + N2 आएगा। एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ये क्या है? डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है। ये क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन। ये दिख गया था क्या? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका एन फैक्टर आएगा N1 का वैल्यू 2 और N2 का वैल्यू 10। तो 2 × 10 अपॉन 2 + 10 ये होगा 5/3। अब ये कंडीशन दे दिया, Br2 का एन फैक्टर निकाल लिया है हमने और Br2 के मिलीमोल्स पूछा है। सपोज करो A मिलीमोल्स प्रोड्यूस होते हैं, दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, तो 0.1 इंटू इसका एन फैक्टर इंटू 10 मिली इक्विवेलेंट इसके हो गए, और ये A इंटू 5/3 मिली इक्विवेलेंट इसके हो गए। 5 से 5 उड़ गया, तो A = 3 मिलीमोल ना। ये ध्यान रखना है कि कब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आ जाता है। कौन सा 8th देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। 520 ग्राम मिक्सचर ऑफ Fe2O3, 520 ग्राम मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड FeO, ये +2 है और इसमें +3 है। रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 158 ग्राम KMnO4। 158 ग्राम KMnO4 मतलब ये 1 मोल हो गया इन एसिडिक मिक्सचर। इसके A मोल मान लो, इसके कितने हो जाएंगे? ठीक है, अब ये बताओ KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो क्या Fe+3 फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? नहीं होगा, यानी इससे रिएक्ट केवल FeO रिएक्ट करेगा। प्लस KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा? Fe+3 में प्लस Mn+2 में। ये +7 है, ये +2 है, इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 5। ये 1 मोल है और ये B मोल है, तो B × 1 किसके बराबर आएगा? यानी ये 5 मोल पता चल गया। तो जब ये 5 मोल पता चल गया, दोनों का 520 ग्राम है, तो उसके पता चल जाएंगे मोल्स। 5 मोल का मतलब कितना हो गया? 5 × 72 यानी हो गया 360 ग्राम, तो इसके हो गए। और टोटल 520 है, तो 160 ग्राम ये हो गया, तो ये 1 मोल हो गया। हो गया।
अच्छा, क्लास में कराया था। S2 का सारा क्लास में हो गया, फिर भी पूछे ही जा रहे हो तुम लोग। O1 बताओ या मत बताओ, अगली क्लास में करेंगे। लो, किसका मॉड्यूल है? देखो, जो सबसे जरूरी है इस चैप्टर में वो है केमिकल रिएक्शन को लिखना। तो उसके लिए तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। मतलब सवाल पढ़ो मॉड्यूल में, और वो पढ़ करके उसमें से रिएक्शंस को ढूंढ पाओ। तो सबसे पहला जो काम है वो रिएक्शंस को लिखना है। जब एक बार रिएक्शन लिख लोगे, फिर उसमें एन फैक्टर ढूंढना है। और जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर से तुम्हारा एन फैक्टर आ जाएगा। अभी तक जितने तुमने क्वेश्चंस किए होंगे ये सारे के सारे ऑलमोस्ट मैंने तुम्हें लिखवा दिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल। इसमें कोई भी अटपटा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने नहीं आया होगा। वही एग्जाम्पल्स आए होंगे जो हम लोगों ने कॉपी में या क्लास नोट्स में लिखे हुए हैं। अगर कोई अटपटा आता है और तुम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा ऑर्गेनिक स्पीशीज में हो सकता है, जैसे हमारा जो फर्स्ट ट्राई है वो पता नहीं क्यों अपने ब्रेन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ही आता है, और उसका रीजन भी है क्योंकि हम इतने सवाल कर लेते हैं MnO4 माइनस के, C2O4 माइनस 2 के। लेकिन कहीं भी अटको अगर ऑक्सीडेशन नंबर से एन फैक्टर निकालने में, तो हमेशा शिफ्ट करना किस पे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे, क्योंकि बिना एन फैक्टर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर, या फिर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। कितने सवाल कर लिए थे? कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कर लिए थे अपन ने। क्या हो गए थे? मिसलेनियस में लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 720 ml आंसर था क्या? अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा? 5। एग्जाम्पल 5। In the reduction of PbO2, in the reduction of PbO2 by Pb in the presence of H2SO4, products being PbSO4 and H2O, the equivalent weight of H2SO4 is Pb plus PbO2 plus H2SO4 gives PbSO4 plus H2O. बताओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4।
In the reduction of PbO2 by Pb in the presence of H2SO4, products being PbSO4 and H2O, the equivalent of H2SO4 90, 98, 49 कैसे, किसका, H2SO4 का इनफैक्टर 2, कितने लोगों का आ गया, बस 98 भी आया किसी का आंसर, क्या H2SO4 का इनफैक्टर 1 कैसे आया, बैलेंस किया, सही है तेरा आंसर, 98 इज द करेक्ट आंसर, 49 गलत है। आ गया 98, क्या है ये, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, 0 से +2 +4 से +2, ठीक है, ये एक स्पेक्टेटर स्पीशीज है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऐसा स्पीशीज जिसके किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता है, यानी लास्ट केस, केस नंबर 6। तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ स्पेक्टेटर स्पीशीज, फर्स्ट बैलेंस दी गिवन इक्वेशन, पीबी किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb+2 में, और PbO2 भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे तो ये हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा बैलेंस, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे पता चलेगा तुम्हें, पता चल रहा है क्या, 0 से +2 2 लूज, +4 से +2 2 गेन, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तुम्हें इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना है, तो कितना आ रहा है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन कितना है, Pb + PbO2 + 2H2SO4 2PbSO4 + 2H2O, और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, और H2SO4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो एन फैक्टर ऑफ H2SO4 नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/2 यानी कितना 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर वेट
अपॉन n फैक्टर, एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? 98/1। घर में बैटरी होती है ना, इन्वर्टर बैटरी, उसमें यही रिएक्शन होता है। Pb प्लस PbO2 प्लस एसिड होता है उसमें, और Pb सल्फेट, लेड सल्फेट बनता है। जो घर में इन्वर्टर बैटरी होती है ना, ये उसी का रिएक्शन है। तो एक लेड होता है और एक लेड का एनोड बनाते हैं और इसका कैथोड बनाते हैं, और ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है। तो तुमने अगर बैटरी को देखा हो तो देखा तो लग तो नहीं रहा कि देखा होगा, उसके टर्मिनल पर एक वाइट डिपॉजिट आ जाता है। ये लेड सल्फेट जो होता है वाटर इंसॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब बैटरी को यूज करते हैं, उससे करंट विड्रॉ करते हैं, तो ये इधर रिएक्शन होती है। यानी जितना भी लेड है और जितना भी लेड ऑक्साइड है वो किसमें, लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है। और जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसका रिवर्स रिएक्शन होता है, यानी वो लेड सल्फेट जो है वाटर के साथ कंबाइन करके फिर ये कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं चार्जिंग। बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है ना, फिर से लाइट आ जाती है, तो चार्जिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, तो ये वापस से इधर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर पानी, ये वाटर कम हो गया उसमें, क्योंकि बैटरी है, तुमने देखा होगा उसके टर्मिनल से वाटर वेपराइज होता रहता है, तो उसमें पानी का लेवल गिर जाता है, तो उसको वापस से रिफिल करना पड़ता है, सिर्फ पानी डालना पड़ता है, डिस्टिल वाटर ऐड करना पड़ता है। तो अगर ये डिस्टिल वाटर खत्म हो जाएगा तो ये बैटरी वापस से चार्ज नहीं हो पाएगी, तो बैटरी की लाइफ क्या हो जाएगी, कम। इसलिए बैटरी को हर बार 2 महीने में, 1 महीने में चेक करते रहना चाहिए कि उसमें वाटर लेवल डाउन तो नहीं हो गया है, क्योंकि वाटर ही क्या करेगा, उस रिएक्शन को बैकवर्ड लेकर आएगा। अगर वाटर नहीं होगा तो Pb+2 वापस से Pb और Pb+4 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी वो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। बिल्कुल नहीं, मिनरल्स होते हैं उसमें। डिस्टिल वाटर, सिर्फ वाटर चाहिए, उसके साथ कुछ और नहीं चाहिए। ये तो ऐसा है, मैंने इसको घर बुलाया कि आजा घर घूमेंगे, कह रहा सर दोस्तों को भी ला सकता हूँ क्या? जैसे एक तो गायब हो गया मित्र, माई फ्रेंड, वो मुझे लग रहा है उसने जो वर्ड बोला ना, वो उसने खुद पर ही ले लिया उसे। नालायक, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलो, है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। तुम्हारी कोचिंग लाइफ का ना, सब, कोचिंग लाइफ जो होती है ना, तुम्हारी पूरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है। इसको एंजॉय करना चाहिए, मतलब आगे तुम्हें याद आए कि हाँ हमने कोटा में एक लाइफ जी थी। दुखी नहीं होना है, यानी वो एक बैड सेंस में नहीं जाना चाहिए कि नहीं मैं परेशान हो गया था, परेशान हो गई थी। वो एक अच्छे सेंस में ही जाना चाहिए, मतलब वो मेमोरीज में ही रहना चाहिए कि वहां हम गए और बहुत अच्छी चीजें सीख कर आए, या एक अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके आए। ये नहीं होना चाहिए कि परेशान हो गए थे एकदम, वहाँ खाना भी नहीं मिलता था ढंग का। देखो कई लोग परेशान आत्मा होता है ना, ये भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता, सड़कें टूटी हुई हैं, बस सड़कों से तुम्हें क्या लेना देना यार। क्यों नेताजी? अगर सड़कें टूटी हुई हैं, बगल में एक नाला है जहां से बदबू आती रहती है, गंदा पानी बहता है, तो उससे तुम्हें क्या लेना देना, कुछ है? देखो नेताजी को तो है, इनको आगे यही करना है, नालियां बनवानी है, सड़कें बनवानी है। तुम लोगों को तो यहाँ इंडिया में रहना है क्या? अभी रहेगी देशभक्ति, लेकिन जब तुम आईआईटी से ग्रेजुएट हो जाओगे ना, और जब डॉलर्स में तुम्हारे पास ऑफर आएंगे, तो सारी देशभक्ति कहाँ जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। है ना? तब तो तुम अपनी प्रोफाइल पे लिखोगे फेसबुक पे सीधे, भाई साहब यूके, यूएस, है ना, वो ज्यादा फैंटेसाइज करेगा। तब नहीं देशभक्ति है कि नहीं मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, बचपन से ही मुझे स्कूल में सिखाया गया, भारत मेरा, एक सॉन्ग है ना, भारत हमको जान से प्यारा है? तो ऐसा थियोरिटिकल बातें अच्छी लगती हैं। एक पर तो मुझे भरोसा है कि वो इंडिया में रहेगा। तो तुम जब डॉलर्स कमाओगे ना बाहर, तो ये तुम्हें मैसेज करेगा कि इन्वेस्ट करो बे इंडिया में, देश को तरक्की दिलाओ। क्या कह रहा नालायक? अभी से ब्लैक मनी दिमाग में आ गई, क्या आईएएस बनेगा ये? अभी से इसके करप्शन दिमाग में आ गया। अगला सवाल लिखो।
Next example number 6. The number of species which can react with acidified KMnO4 solution out of the following: FeSO4, Fe2SO4 whole thrice, O3, FeC2O4, CuSO4, Cu2S, H2O2, NO2 minus, NO3 minus, SO3 minus 2. KMnO4 से कौन कौन रिएक्ट कर सकता है? KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो किससे रिएक्ट करेगा? यानी KMnO4 खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो किससे रिएक्ट करेगा? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। Fe+2 क्या ऑक्सीडाइज हो सकता है? Fe+3 हो सकता है। O3 ये केवल रिड्यूस हो सकता है। O3 गिव्स O2 + O - 2, छापा है अपन ने। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है O3। O3 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो ये भी गलत है। Fe+2 और कार्बन+3 ये किसमें कन्वर्ट होता है? फेरस ऑक्सीलेट। Fe+3 और CO2। कॉपर+2 क्यूप्रिक है। कॉपर+1 दोनों हो जाएगा, कॉपर भी और ये भी। H2O2 ये +3, नाइट्रोजन हो जाएगा, +5 तक जा सकता है ना। SO3 - 2 ये +4, +6 तक जा सकता है ना। क्या SO4 - 2? क्यों? क्योंकि सल्फर ऑलरेडी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है, तो इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, याद करना है ना। O3 का रिएक्शन लिखवाया होगा ना, O2 + O - 2। O3 gives O2 + O - 2। O3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रिडक्शन ही हो सकता है, O3 का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। और वैसे तुम्हें पता होगा, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन इज द मोस्ट सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लाने की औकात सिर्फ फ्लोरीन की है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लाने की औकात सिर्फ फ्लोरीन के पास है, इसके अलावा किसी और एलिमेंट की औकात नहीं है। तो ऑक्सीजन तुमने जब भी देखा होगा किसी कंपाउंड के साथ, हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आता है, प्लस नहीं आता। प्लस आता है सिर्फ OF2 में या O2F2 में। ठीक है, तो ओजोन है, अगर ये फर्दर ऑक्सीडाइज होना है 0, तो इसका पॉजिटिव जाना चाहिए। तो क्या ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए ओजोन जो है ये खुद में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। छाप लिया? अब लिखो जरा अगला टॉपिक, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस।
ठीक है। टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। बेसिकली टाइट्रेशन मींस डिटर्मिनेशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ एन अननोन स्पीशीज। कोई भी अननोन स्पीशीज है उसके अमाउंट को डिटरमिन करना है तो हम टाइट्रेशन करते हैं। लैब की शक्ल देखी किसी ने केमिस्ट्री लैब की? कितने लोग गए केमिस्ट्री लैब? बहुत बढ़िया। अगर तुम केमिस्ट्री लैब गए हो तो केमिस्ट्री लैब में जाते ही केमिस्ट्री लैब ऐसे ही बहुत सारी टेबल्स लगी रहती हैं, है ना? और टेबल पर केमिकल्स पड़े होते हैं उसमें। वहां पर टेबल पर ऐसे भी तुमने देखा होगा, बातें मत करो, ये स्टैंड पर एक ग्लास ट्यूब लगा रहता है ऐसे। हाँ, इसको ब्यूरेट बोलते हैं। ये हर टेबल पर होता है। ये कैलिब्रेटेड है, इसमें मार्किंग होती है, मतलब वॉल्यूम देख सकते हो, 5-5 ml का ये रहता है। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लास ट्यूब जो है इसको ब्यूरेट बोलते हैं। ये ब्यूरेट होता है। ठीक है। एक फ्लास्क होगा, कॉनिकल फ्लास्क। ये है कॉनिकल फ्लास्क। और एक पिपेट होता है। पिपेट भी एक ग्लास ट्यूब होती है जो दोनों साइड से ओपन होती है। ये बीन की तरह होती है। सांप को बुलाने के लिए बीन बजाते हैं ना, बीन। भैया जैसा जो काम करता है ना उसको वैसा ही नजर आता है। किसको बेलन दिखा? मेरे को तो नहीं दिखा बेलन। जिसको बेलन दिखा ना, बहुत सही है वो, खाना बना लेगा, देख लो अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे। किसको दिखा था बेलन? सपेरा हूं ना मैं तो। बेलन ही दिख रहा है, मतलब हद हो गई यार। लेकिन ठीक है, और मुझे ऐसा लगता भी है कि जनरेशन जो है ना कुछ तो खतरनाक चेंज लाएगी सोसाइटी में, कि गर्ल्स तो जॉब करेंगी। क्यों नहीं हो सकता है ना? गर्ल्स पढ़ाई कर रही है ढंग से। तो केयर टेकर तो बन ही सकता, घर को मतलब हाउस वाइफ की बजाय क्या हो जाएगा? HH। कितना खुश हो रहा है ना। हाउस हस्बैंड। ये पिपेट होता है भैया, यहाँ पर एक मार्किंग होती है। ये 20 ml और 10 ml की साइज के आते हैं। 20 ml 10 ml। होता क्या है, ये जो ब्यूरेट और पिपेट है इससे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी हमें डिटरमिन करना है, तो इसको अननोन सॉल्यूशन बोलते हैं। ये है अननोन सॉल्यूशन, इसका मोलैरिटी हमें नहीं पता, और ये करते हैं एक नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसको मैंने स्टैंडर्ड रिएक्शन वर्ड यूज किया। ये होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन, जिसका मोलैरिटी हमें पता रहेगा उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। सपोज करो ये M2 है, ठीक है।
तो ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, या तो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है या वीक ऑर्गेनिक बेस होता है, और ये कोई सॉल्यूशन है जिसका हमें डिटरमिन करना है मोलैरिटी। अब रिएक्शन जो है 11th क्लास में जो तुम्हारे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन सिलेबस में है वो नॉन रिडॉक्स वाले हैं। तो ये जितने क्वेश्चन किए ना अपन ने अभी तक जो आज डिस्कस किए, वो सब टाइट्रेशन के क्वेश्चन, लिखा भी है देखो उसमें टॉपिक टाइट्रेशन। तो वही का वही तुम्हारे लैब में क्वेश्चन आएंगे। तो रिडॉक्स इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारे लैब में भी यही का आएगा। 11th में भी होता है, 12th में भी होगा, और आईआईटी में जाओगे तो फर्स्ट ईयर जो होगा ना, 2 सेमेस्टर, तो उसमें केमिस्ट्री लैब में ये होगा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो 11th में तो नॉन रिडॉक्स होगा, 12th में तुम्हारा रिडॉक्स होगा, और वहां भी रिडॉक्स ही आएगा। तो रिडॉक्स इसलिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है, ये जो फ्लास्क है इसमें 20 ml ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल करना होता है। अब 20 ml फिल कैसे करोगे, इससे मेजर करना होता है। अब ये दोनों तरफ से खुला हुआ है तो इससे कैसे मेजर होगा, हाथ से पकड़ के पानी कैसे चढ़ जाएगा, प्रेशर से फूंक मारते हैं। मैंने बीन क्यों बोला, बीन में फूंक मारनी होती है, इसमें फूंक खींचनी होती है। तो बेलन तो मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं है। उसने किसी ने पूछा कि आपके दिमाग में बीन कैसे आया, तो बीन इसलिए आया क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है स्कूल में। तो ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं, और दिक्कत ये होती है कि जो आपकी आंख जहां तक देख रही है ना, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे ही होता है। और जैसे आप इसको लिक्विड को लोगे, ऊपर सांस खींचोगे तो ऊपर आएगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लेना पड़ता है। और क्योंकि जैसे अंगूठा रखोगे ना इसको दबाने के लिए ताकि रुक जाए, ये थोड़ा सा लेवल और गिर जाता है ना। तो इतनी श्योरिटी पे मत जाना, बगल वाले का टीप लेना रीडिंग, जो ईमानदारी से कर रहा हो। लेकिन अगर सारे ही बेईमान निकले वैसे मैं तरीका समझा दूंगा कैसे होगा ये। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो आता ही है ना तुम्हें। तुम्हें पता है तुमने कम लिया है तो तुम्हारी यहाँ की रीडिंग भी क्या आएगी, कम। तो थोड़ा सा बढ़ा देना, उसमें क्या है, नहीं आया समझ में। और वैसे भी एवरेज रीडिंग लेनी पड़ती है, 3 बार करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट, 3 रीडिंग लेकर उसका एवरेज लिखते हैं आंसर। मैं पी चुका हूं। तो इसमें क्या था, ये जो है ये वीक एसिड इसलिए वीक देते हैं, है ना, ऑक्जेलिक एसिड होता है ये। तो यहां से ये कहते हैं कि जब इसको खींचो तो इसमें एयर बबल नहीं आना चाहिए, क्योंकि एयर बबल आता है तो क्या करता है, वो सरफेस पे ऐसे चला जाता है, तो लिक्विड की 2 लेयर बना देता है, एक नीचे एक ऊपर। अब सोचो लिक्विड ऊपर यहाँ है, तो यहाँ तक तो यही दिखेगा मुझे यहाँ तक, लेकिन जैसे जैसे लेवल ऊपर चलता जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, मुझे ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ब्लैंक है। तो इसके अगर ये दिखाना, फिर मुझे लगेगा अरे लिक्विड तो बहुत नीचे है, यहाँ तक लाना, तो इसके ऊपर का जितना भी होगा सब पी जाओगे। और मेरे साथ तो खतरनाक ही हुआ था। ये तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मैं तो भाई 11th में गए, उस टाइम ऐसे कोचिंग वोचिंग था नहीं, सीधे सीधे गए। तो लैब में गए, लैब में लैब असिस्टेंट डराते बहुत हैं, क्योंकि वो ताकि केमिकल को कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब कोई डिस्ट्रॉय ना करे, तोड़ दे। उनका एसिड होता है, एसिड एसिड क्या होता है, हाथ में डालेगा ना यहाँ से छेद हो जाएगा यहाँ एसिड डालेगा ना पूरा छेद होकर यहाँ निकलेगा, हालत खराब। फिर मैंने पूछा भी कि सर जब ऐसा होता है तो आप ये एक्सपेरिमेंट करा क्यों रहे हो। वहां डांट पड़ी, चुप, जो काम कह रहा हूँ कर चुपचाप, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डाउट दिमाग में आते हैं, लेकिन टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है ना, तो आप डाउट पूछ नहीं पाते हो। थोड़ा फ्रेंडली रहता है तो आप पूछ लेते हो कि सर कैसे करें, तो बता भी देते हैं कि अरे नहीं नहीं वीक, हमारे वाले खड़ूस। तो उन्होंने कहा ध्यान से, शर्ट पे गिरा छेद मैंने कहा यार गजब इंसान है। तो डरते डरते तो यूं कांपते कांपते तो पिपेट उठाई, और ये भी बोल दिया पिपेट टूटा ना बेटा 50 रुपए तो डरते डरते पिपेट उठाई, पहली बार में अंदर। अब अंदर आते ही मुझे तो लगा मैं गया। अरे यार जब हाथ में छेद हो जाता है तो वो तो पता नहीं कहां कहां से छेद करके निकलेगा पूरे लैब में भाई साहब मैं उछलता उछलता मर गया मर गया मर गया मर गया।
सारे मेरे जितने भी साथ वाले थे वो सब हंसने लग गए। मैंने कहा तुम गजब इंसान हो, एक आदमी मर रहा है और तुम हंस रहे हो यार। अरे एक तो थोड़ी वो होती है ना सहानुभूति कि आदमी मर रहा है, थोड़ा रिस्पेक्ट करें उसकी, डॉक्टर के पास ले जाएं, बचाएं उसको। ठीक है थोड़े बार पार्ट गल गए हो, थोड़े तो बचेंगे है? फिर लैब असिस्टेंट आया, मैं तो पूरे लैब में एकदम हल्ला काट दिया। आधे पड़ी मेरे गाल पे खींच के, मेरे को और तकलीफ, आंसू आ गए। तो आंसू इसलिए नहीं आया कि वो गाल पे पड़ी थी, इसलिए कि एक तो आदमी मर रहा है मरते हुए आदमी का ध्यान देना चाहिए कि भाई एम्बुलेंस बुलाओ, ले जाओ कहीं, और थप्पड़ मार रहा हो यार, गजब इंसान है यार। है तकलीफ की बात है कि नहीं है? क्या बस यार, सब सब तेरे जैसे नालायक। हंस रहा है बताओ। तो फिर उसने बताया कि कुछ नहीं होता, कुल्ला कर ले। मैंने कहा कुल्ला कर ले कुल्ला करने से कुछ नहीं, कैसे नहीं होगा? तो मैं पीछे पड़ गया, मैंने कहा सर आपने तो कहा था यहाँ डालते तो छेद हो जाता है, तो मेरे तो छेद हो गया होगा। तब जाकर उस इंसान ने बताया कि ये वीक एसिड है, इतना तो तुम संतरे में खा जाते हो। मैंने कहा यार गजब इंसान हो तुम यार, जब संतरे में इतना खाया तो पहले बता दे तो आदमी ढंग से करता ना एक्सपेरिमेंट, कि संतरे में इतना एसिड खा लेते हो, है ना, नींबू में होता सिट्रिक एसिड होता ही है, तो उतने ही स्ट्रेंथ का होता है, तो डरने वाली बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया संतरा खा लेते हैं तो वो भी पी जाएं समझ आ रही है ना, कि बाद में वो तो उसने मुझे तसल्ली दी कि बेटा इससे ज्यादा एसिड तुम खा लेते हो, और ज्यादा कोई दिक्कत हो, एसिडिटी हो, तो इनो है ही सही। भाई एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? बेस। तो इनो क्या है? बेस ही तो है। तो अगर एसिडिटी हो रही है तो बेस ले लो। मैंने कहा बेस के बाद बेस ज्यादा हो जाए तो फिर एसिड ले लो अब कितना एसिड गया कैसे पता? तो फिर बेस एक्सेस हो गया, अब बेस को कैसे न्यूट्रलाइज करें? फिर एसिड। अब ये लो, ये दिक्कत, दिक्कत है कि नहीं है? भाई कितना एसिड पिया है मैंने क्या पता? लेकिन ये सब सवाल मैंने नहीं पूछे क्योंकि मैं वैसे तकलीफ में था। लेकिन क्या कह रहे हो? क्या चीज रिकॉर्ड हो गया? अरे बुजुर्गों में वे, कह रहा कैमरा में रिकॉर्ड हो गया होगा। कैमरा तो अब चलता है, पहले थोड़ी चलता था। भैया हो गया ना सवाल? ये अबे सवाल क्या ये कर रहे हैं अपन तो, कहाँ पुराने। तो ये पिपेट है, तो पिपेट से भैया ये लिक्विड यहां तक लेवल तक अंगूठे में रखो, यहाँ गिरा दो, कितना आ गया? 20 ml। दो आते हैं 10 ml 20 ml वाले। यहां पर क्या करते हैं, अननोन सॉल्यूशन, क्योंकि इसको हम जानते हैं, नोन सॉल्यूशन का मतलब होता है इसके बारे में पता है कि भैया इसको पीने से ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो ये पिया जा सकता है, यही देंगे। और ऐसा जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि क्या कर सकता है, तो उसको ब्यूरेट में रखेंगे। यहां इसको डालने के बाद 20 ml इसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं। इंडिकेटर पता है किसी को? अब जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने एसिड पी लिया, अब एसिड कितना है क्या पता, मैं बेस पी लूंगा और तो वो एक्सेस में हो जाए, तो पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया भैया, अब मत पियो ज्यादा। यानी यहां पर अगर हमने एसिड लिया है और यहां से हम ब्यूरेट से बेस डाल रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है ना, तो कब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे ये पता कैसे चलेगा? उसको पता करने के लिए इंडिकेटर के 2-4 ड्रॉप्स डालते हैं, बस 2-4 ड्रॉप ही। वो आता ना यूं, भर गया ड्रॉपर और 2-3 ड्रॉप डाल दिया। अब ड्रॉपर जो होता है उससे 2-3 ड्रॉप डाल दिया, इंडिकेटर फिनॉफ्थिलीन लेते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में। फिनॉफ्थिलीन जो होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। फिर जैसे जैसे बेस डालेंगे दोनों के इक्विवेलेंट बराबर, तो जब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं इसको इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यहीं से आता है, मतलब एक्सपेरिमेंटली सारा वेरीफाई होता है ये सारा, मतलब ऑलरेडी तुम कर चुके हो ये। इक्विवेलेंट पॉइंट पर दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एक वर्ड आता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट होता है इक्विवेलेंट पॉइंट से एक ड्रॉप ऊपर। इक्विवेलेंट पॉइंट पर तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अभी भी फिनोफ्थिलीन कलरलेस रहेगा, तुम्हें नहीं पता इक्विवेलेंट पॉइंट आया। लेकिन जैसे ही वो अगला ड्रॉप ऐड करोगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। और बेसिक होते ही वो पिंक कलर का हो जाता है।
जो फिनोफ्थिलीन है वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है। तो इक्विवेलेंट पॉइंट तक तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो तुम्हें नहीं पता इक्विवेलेंट पॉइंट आया है, तो इक्विवेलेंट पॉइंट इससे नहीं निकाल सकते। इससे क्या निकाल सकते हैं? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? एक ड्रॉप एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है एंड पॉइंट? तो एंड पॉइंट वो होता है जब जो इंडिकेटर है वो कलर चेंज से बताता है कि भाई रिएक्शन हो गया है, अब तुम्हें वहां से कोई भी वो अननोन कॉन्सेंट्रेशन, अननोन सॉल्यूशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो बेस है वो क्या हो जाता है? बेस की वजह से बेसिक मीडियम होते हैं पिंक कलर का हो जाता है, तो हम रिएक्शन को रोक देते हैं, वहां रीडिंग ले लेते हैं और उसी को बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। तो इक्विवेलेंट पॉइंट अलग होता है और एंड पॉइंट अलग होता है। तो यहां लिख लो पहले वो सारे टर्म्स। नहीं, क्या जरूरत आ रही है? समझ में आ गया ना तुम्हें? बस ठीक है, लैब में जाओगे तो दिखेगा ही। अरे स्कूल में तुमने एडमिशन लिया ना, तुम्हें पढ़ाई करनी है। एक एक एमएल का एक्स्ट्रा डिफरेंस आता है बस। अरे एलन में ले जाएंगे भाई, यहाँ पर भी केमिस्ट्री लैब है। हाँ, तुम्हारा टाइम टेबल लगेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अरे भाई सब मेरे से ही पूछ लो तुम, है ना? तुम्हारी शादी को भी, वो भी डेट मेरे से पूछ लो। कब? अरे इधर फोकस करो। एक वर्ड होता है इसमें, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। एंड पॉइंट। इट इज द पॉइंट at which indicator changes its color। जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। इक्विवेलेंस पॉइंट। at this point equivalent of oxidizing agent will be equal to the equivalent of a reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के इक्वल हो जाते हैं। एलिकोट, ये सुना है क्या वर्ड? सुना है तुमने? सवाल कर लिए हैं। एक लार्ज सैंपल में से जब छोटा सैंपल निकालते हैं ना, उस छोटे सैंपल को एलिकोट बोलते हैं। स्मॉलर सैंपल टेकन फ्रॉम large container having homogeneous solution। molarity of solution will not be changed, however moles of solute will be changed। classification of volumetric
titrations. First, simple titration. Second, back titration. Third is double titration. Simple titration, only one indicator is used to detect endpoint of reaction. Double titration, two different indicators are used to detect two endpoints of titration. डबल टाइट्रेशन में दो एंड पॉइंट्स आते हैं. इसमें फर्स्ट है टाइप 1, सिंपल टाइट्रेशन. क्या लिख तो रखा है, लिखा तो है बैक टाइट्रेशन. अच्छा, इंडिकेटर, इंडिकेटर की बात कर रहे हो क्या? जरूरत नहीं है उसकी. अबे तो लिखाएंगे ना, पहले सिंपल फिर बैक टाइट्रेशन. गजब इंसान हो यार, सब वही लिख दूं. लिखा तो है बैक टाइट्रेशन. इसके आगे दादा, इसके बाद टाइप 2 में लिखेंगे ना, वो उसके बारे में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन वहां नहीं आएगी. पहला सिंपल टाइट्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलैरिटी of an unknown solution with the help of some standard solution. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से एक अननोन सॉल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी को डिटरमिन करना, इसी को सिंपल टाइट्रेशन बोलते हैं. S1 में प्रॉब्लम्स कहां से लेकर कहां तक सिंपल टाइट्रेशन पर है तुम ऑलरेडी कर चुके हो, जो अभी डिस्कस किया आज, बैक टाइट्रेशन से पहले तक का. कौन 19 से आई थिंक. S1 में 13 से लेकर के 32, 13 to 32 belong to this type. ठीक है, तो इसमें सिंपल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगना है, यानी एक रिएक्शन लिखो और दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो. यानी इन केस ऑफ सिंपल टाइट्रेशन, इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बराबर होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. यानी इसका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम और इसका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बराबर होगा. N1V1 बराबर N2V2, N1V1 बराबर N2V2.
सिंपल टाइट्रेशन 11th में यही करते हैं, सिंपल टाइट्रेशन। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ऑक्सैलिक एसिड देते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा है बैक टाइट्रेशन, टाइप 2। बैक टाइट्रेशन ये भी कर चुके हो तुम, जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड जो है वो बैक टाइट्रेशन का केस है। जेल्डाल मेथड में 2 स्टेप लिखने पड़ते हैं ना। पहला स्टेप, उसमें जो एक्सेस अमाउंट बचा रह गया उसको डिटरमिन करने के लिए सेकंड स्टेप। जैसे मैंने कहा, मैंने एसिड पी लिया, नहीं पता कितना पिया, तो मैं बेस पीऊंगा खूब सारा इनो, ताकि जितना एसिड है वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन उस चक्कर में बेस क्या पी लूंगा, ज्यादा। तो कितना ज्यादा पी लिया उसको डिटरमिन करना है। तो बैक टाइट्रेशन होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्टेंट है, अगर उसका एक्सेस अमाउंट है तो कितना एक्सेस अमाउंट बचा है, उस अमाउंट को डिटरमिन करने के लिए ही हम बैक टाइट्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल इज जेल्डाल मेथड। अदर एग्जाम्पल इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट प्योरिटी of compound in a given sample। कोई इम्प्योर सैंपल है, उसमें परसेंट प्योरिटी डिटरमिन करना है। कोई इम्प्योर सैंपल है, उसमें परसेंट प्योरिटी डिटरमिन करना है। यू हैव टू डिटरमिन परसेंट प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इन अ गिवन इम्प्योर सैंपल। परसेंट प्योरिटी फाइंड आउट करना है। एक इम्प्योर सैंपल है, यानी हमारे पास सपोज करो ये इम्प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल है। इम्प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल है और हमें इसका परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करना है। और सपोज करो ये सैंपल जो है ये W ग्राम दे रखा है इसका मास। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, मास ऑफ प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100। यही होगा क्या? हाँ किया है ना, कहता रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट में बैक सब कर रखा है, रिपीट हो रहा है बार बार सब। अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल है इसको एसिड में डिसॉल्व कर देते हैं। अब बेसिकली दिक्कत क्या है, ये इम्प्योर है ना, मान लो ये W ग्राम है, ये 100 ग्राम है। अब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है कैसे पता, नहीं पता ना, है ना। जैसे मैंने पिया एसिड तो कितना पिया नहीं पता अमाउंट। यहां पर भी इसके अंदर 20% है कि 10% है वो तो नहीं पता कितना है। तो जब इसमें HCl मिक्स करेंगे, HCl में इसको डाल देंगे इस स्लैब को, ये HCl सॉल्यूशन है, तो HCl सॉल्यूशन एक्सेस में लेना पड़ेगा ना। तो हमारे पास स्टेप 1 रिएक्शन क्या होगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका केवल प्योर पार्ट ही किससे रिएक्ट करेगा, HCl से। किस में कन्वर्ट होगा, लेकिन दिक्कत कहां है कि अगर इसका नॉर्मेलिटी हमें पता है HCl का N1 और इसका वॉल्यूम V1,
यह है नॉर्मेलिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें पता होगा। वॉल्यूम ऑफ HCl टेकन यानी N1V1 इसके इनिशियल इक्विवेलेंट हो जाएंगे। लेकिन ये जो होगा ये हमेशा क्या रहेगा, हम चाहते हैं वो पूरा जितना भी प्योर है डिसॉल्व हो जाए, तो ये क्या रहेगा, लिमिटिंग। अब रिएक्शन के बाद जो एक्सेस HCl है वो कैसे पता चलेगा, अब जब ये लिक्विड बन जाएगा तो अब हम इसमें ये सॉलिड था तो इंडिकेटर नहीं डाल सकते थे, अब इसमें इंडिकेटर ऐड करके ये जो रिमेनिंग HCl है इसमें उसका टाइट्रेशन करते हैं। किसके साथ करोगे, ये ब्यूरेट, कोई यहां HCl है तो क्या लोगे, कोई बेस। तो ये जो HCl है जो रिमेनिंग है इसका रिएक्शन NaOH से कराओ, और ये पता है N2 और V2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH जो यूज होंगे इसके रिमेनिंग पोर्शन के लिए। यानी HCl के इक्विवेलेंट N1V1 लिए थे इनिशियली, और जो उसका बचा अमाउंट है, बचे अमाउंट का रिएक्शन किससे कर रहे हैं, NaOH से कर रहे हैं। बताओ क्या करें, ये NaOH के इतने इक्विवेलेंट यूज होंगे तो रिमेनिंग HCl के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्या, कितने, N2V2, इनिशियल इक्विवेलेंट N1V1 है, इतने बच गए तो इसके साथ रिएक्ट कितने किए, यानी N1V1 लिए थे, बच गए, उसको घटाया, तो ये यूज्ड इक्विवेलेंट होंगे। इसके कितने होंगे, तो कितने होंगे, N1V1 माइनस N2V2 इक्विवेलेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना, 2, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स ऑफ प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड N1V1 माइनस N2V2 डिवाइड बाय 2, तो मास कितना हो जाएगा, प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड N1V1 माइनस N2V2 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 74। तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं क्या, तो परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा, परसेंट प्योरिटीज मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड N1V1 माइनस N2V2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 74, टोटल मास इंटू 100। क्या कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा, वो तो सारा सॉल्यूशन बन गया ना, उसी में CaCl2 है, उसी में HCl है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बचा नहीं। क्या इम्प्योरिटी में भी, हाँ तो नहीं कर पाएंगे, ये कंडीशन मानना पड़ेगा कि इम्प्योरिटी में और कुछ नहीं है। क्या इसको फिर से करेंगे रिपीट अगली क्लास में, तो ये बैक टाइट्रेशन करेंगे अपन फिर से, है ना, अगली क्लास में, इसके लिए परेशान मत हो ना। होमवर्क लिखो, रेस कहां तक हो गई, रेस 18 दिखाओ जरा शक्ल। सेवनटीन हो गया था ना, रेस 18 कर लेना और एक रेस 19। नहीं यार 19 मत करना, सिर्फ रेस नंबर 18, ठीक है कर लोगे, रेस नंबर 18 करके लाना, डिस्कस करेंगे अगली क्लास।